जब भी हम गर्दन के कालेपन, बगल के कालेपन या फोरहेड के कालेपन के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा एक कंडीशन का ज़िक्र होता है, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी कि एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होता क्या है? क्यों होता है? इसको कैसे पहचानें? हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या क्लिनिक में ट्रीटमेंट से जो आप कर सकते हो? क्या घर में ट्रीटमेंट से जो आप कर सकते हो? और इसको क्या दवाई खा के भी बेहतर कर सकते हैं क्या? ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपको कालापन और मोटापन दिखता है स्किन में, गर्दन की एरिया में, बगल की एरिया में और जांघों में। सिवियर केसेस में ये जो कालापन है ब्रेस्ट के नीचे भी आ सकती है, एल्बोज के आगे और नीज के पीछे भी दिखे जा सकता है। और जो हाथों और पैरों की जो लाइंस है वो भी ज़्यादा गाढ़े लगने लगते हैं। तो ऐसे बॉडी फोल्ड्स में अगर कालापन है, वहाँ पे स्किन थिक है, वेलवेटी है, तो फिर हम सस्पेक्ट करते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस को। ये काफ़ी कॉमन कंडीशन रहता है। स्टडीज़ में देखा गया है कि ये 60 से 70% लोगों में देखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एज एंड एथनिसिटी। तो इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी हो जाता है। तो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में सिर्फ कालापन और ये वेलवेटी सा स्किन देखा जा सकता है बगल के एरिया में और गर्दन में। इसके साथ-साथ छोटे-छोटे मस्से हो सकते हैं गर्दन के एरिया में, बगल के एरिया में, पेट के एरिया में, जहाँ पे भी रगड़ लगती है वहाँ पे भी ऐसे मस्से दिख सकते हैं। कभी-कभी आँखों के आस-पास भी देखे जा सकते हैं। मस्से के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है जो मैं ऊपर आई कार्ड में लिंक करूँगी, आप उसको ज़रूर देखना। मस्से को कैसे सुधार सकते हैं उसको मैंने डिटेल में इसमें समझाया है। तो ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होता क्यों है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो जनरेट होते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ये स्टिमुलेट करता है स्किन को और ज़्यादा सेल्स बनाने के लिए। तो सेल्स मोटे हो जाते हैं, फिर फोल्ड हो जाते हैं स्किन में, तो इसकी वजह से ये मोटापन आना और कालापन आना ऐसा दिखता है। ये जो इंसुलिन है वो कराता है फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, जो स्किन में सेल्स को और ज़्यादा बनाता है। तो इसकी वजह से इसमें ऐसा कालापन और मोटापन देखा जाता है स्किन में। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा भी है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसे कंडीशन है जहाँ पे अगर आपकी कुछ चीज़ें होती है तो उसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? एक तो है हाइपरटेंशन, फिर डिसलिपिडीमिया, मतलब कि आपकी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाना और एचडीएल लेवल मात्रा घट जाना। फिर होता है एब्डोमिनल ओबेसिटी, मतलब आपके पेट की एरिया में आपका वेस्ट सर्कम्फरेंस ज़्यादा है, तो वो भी आपका हार्ट डिजीज़ होने के लिए रिस्क फैक्टर और बढ़ाता है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन का कलेक्शन है जिससे कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ देखने को मिलता है? एक तो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, फिर हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर ज़्यादा होना, फिर डिसलिपिडीमिया, आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ना और एचडीएल का लेवल घटना, और एब्डोमिनल ओबेसिटी, जे जहाँ की आपकी पेट का जो सर्कम्फ्रेंस है वो बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से भी आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस को रिकॉग्नाइज़ करना और इसको सही करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपका ये सारी बाकी जो बीमारियाँ हैं वो होने से आप बचो। और अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आओगे तो फिर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस को रिकॉग्नाइज़ करना और ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस किसी भी एज में देखा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर अडल्टहुड में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये यूजुअली 40 ईयर्स से कम लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके साथ-साथ काफ़ी अदर एसोसिएशंस भी है। सिर्फ एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस अकेले नहीं पाया जाता। इसके साथ-साथ आपको देखने को मिल सकता है हाइपोथायरॉयडिज़्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, एक्रोमेगाली, ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। तो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक इंडिकेटर होता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ डेवलप होगी। तो इसीलिए जैसे ही आपको कालापन दिखने लगे, आपके गर्दन के एरिया में और बगल के एरिया में, आपको कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ और डाइटरी चेंजेज़ बनाने ही पड़ेंगे ताकि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ का रिस्क ना हो। तो ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस क्या दर्शाता है? बेसिकली एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस को हम एक इंडिकेटर की तरह लेते हैं कि वो आपको फ्यूचर में कुछ और प्रॉब्लम्स ना हो बॉडी में, तो उसका एक इंडिकेशन है कि जिनको एकैंथोसिस
एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्यूचर में। जिनको स्किन टैग्स है, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है, उनको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप अगर टाइम में ही इसको सही करोगे तो फिर जो डायबिटीज़ होने के चांसेस आप कम भी कर सकते हो। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है? मैं थोड़ा ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपको पता होना। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मैंने बोला एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जिससे कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ा सकता है। तो उसमें है एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इंक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज़, हाइपरलिपिडेमिया और रिड्यूस्ड एचडीएल लेवल। तो ये किन लोगों में देखा जाता है? उन लोगों में जो ज़्यादा कैलोरी इंटेक वाला खाना खाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं और जिनकी फिज़िकल एक्टिविटी कम है, पूरे दिन डेस्क में बैठे रहना, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करना, ज़्यादा टीवी देखना, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करना और जिसकी वजह से आपकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वैसे लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन-किन चीज़ों की वजह से ये ज़्यादा होता है ताकि आप वो चेंज करके इसको बेहतर कर सको। तो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस में हम क्या-क्या ब्लड टेस्ट करते हैं? इसमें हम करते हैं ब्लड ग्लूकोज़ लेवल और ब्लड इंसुलिन लेवल। इसे हम कैलकुलेट करते हैं HOMA-IR। इससे हमें पता चलता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है। तो अगर आपकी गर्दन और बगल के एरिया में कालापन है और ऐसे वेलवेटी प्लैक्स है, तो प्लीज़ अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें इवैल्यूएशन के लिए। अब हम बात करेंगे कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आप एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस को सिर्फ ऐसे काला पैच की तरह नहीं लेना, ये बॉडी में क्या-क्या इम्पैक्ट कर रहा है उसको सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके ऊपर स्क्रब करना, कुछ ऐसे बेसन और हल्दी रगड़ना या बेकिंग सोडा लगाना या लूफा से इसको रगड़ने की कोशिश करना, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मैल है या धूल जम गया है, तो इसकी वजह से उनको लगता है कि अगर ये रगड़ के साफ करेंगे तो और बेहतर होगा। बिल्कुल भी नहीं, रगड़ने से इनमें चोट पहुँचेगी, चोट जब हील होगी तो और कालापन होगा और मोटापन आएगा, तो इसमें बिल्कुल आपको किसी भी सुधार नहीं मिलेगी। तो इसको स्क्रब करने की कोशिश या ये स्किन को उतारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेट लॉस। अगर आप अपना वेट कम करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो आपकी गर्दन और बगल के एरिया के कालापन है वो बहुत हद तक कम हो गई है। तो इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मिनिमम 45 मिनट्स के लिए एटलीस्ट 5 टू 6 डेज़ इन अ वीक। इसमें आप इंक्लूड कर सको थोड़े से कार्डियो एक्सरसाइजेस 15 टू 20 मिनट्स के लिए और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस 15 टू 20 मिनट्स के लिए। ऐसे करके आप करोगे तो आपका वेट लॉस भी होगा और मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जितना आपका मसल में बल्क आएगा उतना बेटर आपका ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी और बाद में ओबेसिटी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपना फैट की मात्रा को कम रख सकें। आपको डाइट पे फोकस करना भी ज़रूरी है। आप अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट इंटेक कम करोगे, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करोगे, ऐसे कुछ शुगरी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड आप अवॉइड करोगे, प्रोसेस्ड फूड भी आप नहीं लोगे। इतने भी आप चेंजेस करना, आप अपने बॉडी में बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पाओगे। तो एक्सरसाइज के साथ-साथ जब आप डाइट के ऊपर ध्यान दोगे, तभी जाके आपका वेट लॉस होगा और सस्टेनेबल वेट लॉस होगा। अगर आप क्रैश डाइटिंग में जाओगे या आप बिल्कुल अपने डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर जैसे ही आप वो फिज़िकल एक्टिविटी कम करोगे, तो फिर से आपका वज़न बढ़ेगा या आपका वज़न कम ही नहीं होगा, आप जितना भी कार्डियो करो तो भी। तो इसीलिए वेट लॉस के बारे में जब आप सोचते हो, तो डाइट और एक्सरसाइज को साथ लेके चलनी है। डाइट में भी चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी-किसी लोगों को लगता है कि नहीं मैंने आज थोड़ा वर्कआउट कर लिया, तो मैं घी वाले पराठे खा लूँ या बहुत सारा राइस खा लूँ, ऐसा नहीं होता। और आपको पता भी होना चाहिए कि किस-किस चीज़ में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और किस में नहीं, किन फूड को आपको ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए, किस में हाई प्रोटीन है, वो वाली चीज़ें आप ज़्यादा लो। तो उसके बारे में आप थोड़ा नॉलेज गेन करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी वेट लॉस भी थोड़ा सस्टेनेबल है, आपकी लाइफ़स्टाइल में भी फिट हो रहा है और वो आप लंबे समय के लिए कर सकते हो। वेट लॉस के ऊपर मेरा वीडियो है जो मैंने काफ़ी साल पहले बनाया था। बहुत सिंपल ट्रिक्स मैंने बताए हैं जिससे कि आपको वेट लॉस की जर्नी में हेल्प करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं, लेकिन थोड़ा-सा जो भी आपको मोटिवेशन चाहिए और थोड़े से जो स्मॉल स्टेप्स आप ले सकते हो और जो आप थोड़े से चेंजेस बना सकते हो अपने डेली लाइफ़ में ताकि आप थोड़े हेल्दी रह सको, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वो मैं ऊपर आई कार्ड में लिंक करूँगी, वो आप ज़रूर देखना। तो वेट लॉस करने के बाद एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है।
फिर जो कालापन रहता है उसको हम क्रीम्स लगा के भी बेहतर कर सकते हैं। ये क्रीम्स में है मेनली 2 चीज़ें, एक होता है ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स और एक होता है ट्रेटिनोन। मैं ये दोनों क्रीम्स की ब्रांड नेम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस है। आप गर्दन और बगल के एरिया में ये क्रीम्स को लगा रहे हो जहाँ पे फ्रिक्शन भी होता है, स्वेटिंग होती है, मैसेरेशन हो सकती है, तो आपको इसको सही वे में लगाना, सही क्वांटिटी में लगाना, सही समय के लिए लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ये खुद से इंटरनेट में देख के अपने स्किन में मत यूज़ कीजिए। तो ग्लाइकोलिक एसिड स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, उसकी वजह से भी कालापन कम हो जाती है। ट्रेटिनोइन भी स्किन के टर्नओवर को बढ़ाता है और थिकनेस को कम करता है। तो ये 2 अगर आप यूज़ करोगे साइक्लिकल वे में तो इससे भी आपकी जो एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस है उसमें आपको काफ़ी सुधार मिलेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो यूजुअली हम सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड देते हैं या सिर्फ ट्रेटिनोइन देते हैं, दोनों नहीं देते। जब भी आप ये यूज़ करोगे तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता जाता है ताकि आपको ये दवाइयों से इरिटेशन ना हो। इसके अलावा कुछ ओरल मेडिकेशंस भी होते हैं जो आपको वज़न कम करने में हेल्प करेगा और जिनको बोलते हैं हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स। ये आप ले सकते हो 6 से 9 महीने तक, जो आपकी ब्लड ग्लूकोज़ को नॉर्मलाइज़ करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाएगा और आपको वेट कम करने में भी हेल्प करेगा। ये भी आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। फिर आप क्लिनिक में ले सकते हो केमिकल पील्स जो कि थोड़े से स्ट्रॉन्गर होते हैं होम बेस्ड क्रीम से, तो ये वो आपकी स्किन को शेड करेगा और फिर जो न्यू स्किन आएगा वो इतनी काली भी नहीं रहेगी और इतनी थिक भी नहीं होगी। इसके साथ-साथ आप कुछ लेज़र्स भी कर सकते हो, उससे भी आपकी स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ये सब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेहतर बता पाएँगे। तो जब भी आप एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस को देखते हो तो इसको सिर्फ स्किन के काले धब्बे की तरह नहीं देखना, ये एक इंडिकेटर है आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए, आपका एक्सरसाइज करने के लिए, डाइट मॉडिफाई करने के लिए ये एक इंडिकेटर है ताकि आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ ना हो। तो इसको अगर आप सही ढंग से प्रॉपर टाइम में ट्रीट करोगे तो आपको काफ़ी इसमें सुधार मिलेगा। तो वेट लॉस करना, प्रॉपर डाइट लेना जिसमें है लो शुगर इनटेक, लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट लेना, हाई फाइबर डाइट लेना, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना, उसके साथ-साथ अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के दिए हुए दवाइयाँ भी लेते हो तो इसमें अच्छा आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस डेफ़िनिटली बेटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए थोड़ा-सा टाइम और डिसिप्लिन। अगर आप रेगुलरली ये सारे चेंजेज़ जो मैंने बोला है वो आप करोगे, तो डेफ़िनिटली इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में फ़ॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।